जब पॉइंटिंग में कर रहा हूँ, पॉइंटिंग आप लोग भी कीजिए। एक क्या है, न्यूक्लियस। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस वन इज प्राइमरी लाइसोसोम। दिस इज वेसिकल। पॉइंट कर लिया। देखो क्या हो रहा है इधर, देखो ये पूरा आपका क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, राइट। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या पार्ट होगा आपका, चार कंपोनेंट है। क्या क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो टोटल चार कंपोनेंट है। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है, दैट इज द न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। न्यूक्लियर रेटिक्यूलम और क्रोमाटिन फाइबर। सो क्रोमाटिन फाइबर के अंदर क्या होगा आपका, डीएनए। सो डीएनए से आरएनए कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, विथ इन द न्यूक्लियस। सो आरएनए आफ्टर प्रोडक्शन विथ इन द न्यूक्लियस, दे comes out from the nucleus after modification, that is splicing, capping and tailing, right, post transcriptional modification। इसके बाद आरएनए बाहर आ रहा है, मैसेंजर आरएनए कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। सो दिस मैसेंजर आरएनए इधर क्या है, आर ई आर, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास a dotted structure, that is the राइबोसोम। सो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एमआरएनए से क्या प्रोडक्शन होगा आपका, प्रोटीन प्रोडक्शन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आरईआर प्रोड्यूस प्रोटीन। बट दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई राइबोसोम है नहीं, तो इसीलिए उधर प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा। पिछले क्लास में हम लोग बोले थे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ आरईआर, मतलब ईयर, टिब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। सो इधर भी छोटा छोटा आपका वेसिकल्स है। तो दीज आर द वेसिकल्स। वेसिकल्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट। सो आरईआर एंड एसीआर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आरईआर प्रोड्यूस प्रोटीन, एसीआर प्रोड्यूस लिपिड। सो दिस प्रोटीन एंड लिपिड ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द गोल्गी बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर चाहिए। सो वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वेसिकल्स। सो प्रोटीन पैकेज होकर इधर से इधर आ रहा है। सो प्रोटीन आ गया, इधर से क्या आ जाएगा आपका, लिपिड। सो प्रोटीन एंड लिपिड कम्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसीआर से आपका लिपिड होगा, आरईआर से आपका प्रोटीन आ जाएगा। दिस प्रोटीन कहाँ आ जाएगा, ये देखो जो गोल्गी बॉडी है, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट। a convex part, that is the cis region, right, and this is the maturing part, so this is the trans trans region, okay। तो ये जो प्रोडक्ट आ गया किसके अंदर, लुमेन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो लुमेन ऑफ गोल्गी बॉडी के अंदर कौन आ गया आपका, प्रोटीन एंड लिपिड। आफ्टर दैट ये लुमेन के अंदर ही इसका बहुत सारा एंजाइम है। दिस एंजाइम मॉडिफाइड, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन होता है, कहाँ, इसमें, विद इन द लुमेन ऑफ गोल्गी बॉडी। अच्छा, प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ हुआ था, प्रोटीन फोल्डिंग हुआ था द लुमेन ऑफ आरईआर। प्रोटीन फोल्डिंग पूछेगा तो लुमेन ऑफ आरईआर, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किसके अंदर हो रहा है, लुमेन ऑफ गोल्गी बॉडी। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, सो दैट इज द आपका ट्रांस फेज। सो ट्रांस फेज के अंदर क्या आ गया आपका, मॉडिफाइड प्रोटीन, मॉडिफाइड लिपिड आ गया, एंड दिस स्ट्रक्चर नाउ enter in the vesicles of गोल्गी बॉडी। तो वेसिकल्स के अंदर लोड हो गया, क्या क्या लोड होगा आपका, प्रोटीन, लिपिड, इसका जो कंपोनेंट होगा, जैसे हार्मोन,
कोई ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये क्या है आपका स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन मतलब लिपिड है। आपका प्रोटीन जैसे प्रोटीनियस हार्मोन, जैसे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो प्रोटीनियस हार्मोन तो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वेसिकल्स के अंदर। सो हार्मोन प्रोडक्शन हो गया, दिस हार्मोन स्टोर हो गया किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर। देन देखो वेसिकल्स नाउ ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, इसीलिए वेसिकल्स के बाहर में एक प्रोटीन आके ऐड हो गया। ये जो प्रोटीन है ना दैट इज कार्गो प्रोटीन, इसका नाम क्या है, कार्गो प्रोटीन। सो वेसिकल्स के बाहर में एक प्रोटीन ऐड हो गया दैट इज द कार्गो प्रोटीन, एंड दिस कार्गो प्रोटीन हेल्प्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स। जब तक वो कार्गो प्रोटीन नहीं बाइंड होगा ये वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो वेसिकल्स के अंदर अभी क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड का जो जो कंपोनेंट में भी एंजाइम में भी हार्मोन कुछ तो प्रोडक्ट होगा, देन ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके पास, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो ट्रांसपोर्ट इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और इंटरसेलुलर भी हो सकता है, मतलब सेल के अंदर कोई एंजाइम चाहिए, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होना चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम चाहिए, जैसे हेक्सोकाइनेस वन ऑफ द एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेस कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हार्मोन, एंजाइम्स, दूसरा कोई सेल में जाना होगा तो इस सेल मेम्ब्रेन की साइड में आके डिफ्यूज करके प्रोडक्ट बाहर निकल देगा। जैसे हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के लिए आपका डिफ्यूजन माने एंडोक्राइन ग्लैंड है ना हार्मोन के लिए, हार्मोन के लिए क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डिफ्यूज देयर प्रोडक्ट विच इन द ब्लड वेसल्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता तो क्या होता, उसका डक्ट है, दैट इज द डक्टेड ग्लैंड। सो दे रिलीज द प्रोडक्ट थ्रू द डक्ट, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब क्या है, दे हैव द स्पेसिफिक डक्ट। सो डक्ट से प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जिसका पास डक्ट नहीं होगा दे डिफ्यूज द प्रोडक्ट विच इन द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे एक साथ काम कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है। सो प्रोडक्शन हाउस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसीआर में आपका लिपिड फॉर्मेशन हो रहा है, आरईआर में आपका प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है। उधर प्रोटीन एंड लिपिड का जो मॉडिफिकेशन मतलब जो फोल्डिंग, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्रोटीन का, वो हो रहा है आपका ईयर के पास। आफ्टर दैट दे ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द गोल्गी बॉडी। सो गोल्गी बॉडी के साथ वो बाइंड हो जाता है किस रीजन में, सिस रीजन में। सिस के अंदर लोमेन के अंदर आ गया, लोमेन में मॉडिफिकेशन होता है। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन वो किस फेस में आ गया, ट्रांस फेस में। ट्रांस फेस मतलब मैच्योरिंग फेस, इसमें आपका प्रोडक्ट रेडी है। दिस प्रोडक्ट नाउ लोडेड कहां पे लोड होगा, वेसिकल्स में। तो वेसिकल्स इज काइंड ऑफ कंटेनर, राइट, जिससे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा। तो वेसिकल्स के साथ जब आपका कार्बन प्रोटीन ऐड हो जाएगा तो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी पूरा चलने लगेगा। तो वेसिकल ट्रांसपोर्ट किस में होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के पास जब आ जाएगा उधर क्या होगा, कुछ डॉकिंग प्रोटीन होता है, जरूरत नहीं है बट डिफ्यूजन मतलब ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना कोई भी रीजन से नहीं निकलता है, डॉकिंग प्रोटीन होता है। जैसे हम लोग इधर खिदिरपुर डॉक है, हल्दिया डॉक है, क्यों डॉकिंग एरिया में ग्रेजिंग करके उधर डेप्थ ज्यादा है, इसीलिए जहाज उधर पास आ सकता है, इसीलिए डॉकिंग एरिया। लाइक दैट ये जो सेल मेम्ब्रेन है इधर कुछ डॉकिंग प्रोटीन होता है। तो डॉकिंग प्रोटीन जहां होगा उधर जाके वेसिकल्स बाइंड हो जाता है। आफ्टर बाइंडिंग दे रिलीज द प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल। ये हो गया आपका गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कर। यही गोल्गी बॉडी से आपका और एक प्रोडक्शन होता है सेल ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम, राइट। क्योंकि लाइसोसोम में क्या होता है, अराउंड 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम लोग किए थे। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एसिड पीएच में काम कर रहे हैं। सो दिस लाइसोसोम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो एक पाउच, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, देयर इज सिंगल मेम्ब्रेन। इसके पास क्या है, सिर्फ लिपिड एंड प्रोटीन मिला के मतलब एंजाइम, लॉट ऑफ एंजाइम, एंजाइम प्रोटीनियस नेचर। सो प्रोटीन प्रोडक्ट। सो मेन प्रोडक्ट कहां से है आपका, आरईआर से। एंजाइम कहां से तैयार होगा, आरईआर, क्योंकि आरईआर प्रोड्यूस प्रोटीन। सो दो चार एंजाइम छोड़ के मैक्सिमम एंजाइम क्या है आपका, प्रोटीनियस नेचर। जैसे राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीनियस, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एक्ट एज एंजाइम, बट राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी, ये सब कुछ छोड़ के ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस।
प्रोटीन देके तैयार हो रहा है, तो मतलब RER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम. So this enzyme loaded with a specific structure, so that is the primary lysozyme. देखो क्यों प्राइमरी लाइसोजोम है, क्योंकि अभी भी ये लाइसोजोम किसी के साथ फ्यूज नहीं किया है, ये लाइसोजोम किसी के साथ फ्यूज नहीं किया है, राइट. तो दैट इज वाई प्राइमरी लाइसोजोम. इधर देखो एक फूड पार्टिकल आ गया, राइट, और मे बी पैथोजन. सो फूड पार्टिकल नोट कर रहे हैं हम लोग, दिस इज द फूड पार्टिकल. फूड पार्टिकल जब आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन हम लोग किए थे, सेल मेम्ब्रेन इज लिक्विड स्ट्रक्चर है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, रिजिड नहीं है. तो सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस कर रहा है, एंडोसाइटोसिस रिजिड नहीं है, इसीलिए एंडोसाइटोसिस कर पा रहा है, सेल वॉल नहीं कर पाता क्योंकि सेल वॉल रिजिड है. तो सेल मेम्ब्रेन देखो, इसका कुछ पार्ट उसको दे दिया, देन एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया, पाउच लाइक. तो ऐसे देखो एक सेल में 50 फुट पार्टिकल आ गया, तो मतलब 50 ऐसे छोटा 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 पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अंदर में आ जाएगा, तो सेल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तो सेल मेम्ब्रेन दे रहा है जब अंदर जा रहा है एंडोसाइटोसिस के टाइम, तो उसको सेल मेम्ब्रेन वापस लौटाना भी होगा, नहीं तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. इसीलिए ये जो फूड पार्टिकल अंदर आ गया ना, ये फूड पार्टिकल के साथ लाइसोसोम बाइंड हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम. Another name is phagolysosome. ये जो फूड प्रोडक्ट है दैट इज द फैगोसाइटिक प्रोडक्ट, फैगोसोम, एंड लाइसोसोम के साथ जब बाइंड हो रहा है दैट इज द फैगोलाइसोसोम. समझ में आ रहा है. तो दैट इज द सेकेंडरी लाइसोसोम. सो प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम का डिफरेंस क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम कोई फूड पार्टिकल, कोई पैथोजन किसी के साथ अभी तक बाइंड नहीं किया है, सो दैट इज द फ्री फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम, अभी भी रेडी है कोई फूड पार्टिकल, कोई पैथोजन किसी के साथ बाइंड करने के लिए, दैट इज द प्राइमरी लाइसोसोम. जब बाइंड हो जाएगा दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम. तो उसका फेट क्या होगा, देखो एक फूड पार्टिकल आ गया, फूड पार्टिकल के साथ लाइसोसोम ज्वाइन हो गया, तो फेट क्या होगा, दो फेट हो सकता है, इधर वो फूड पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर सकता है और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, कोई भी एक होगा. सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट रह जाता है. तो जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, डिस्ट्रॉय वाला पार्ट है, ये है आपका रेसिडुअल बॉडी. देखो डिस्ट्रॉय जो हो रहा है ना, ये आपका क्या है, रेसिडुअल बॉडी. और जो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है मतलब लॉन्ग टाइम रह जाता है विद इन द सेल, सो दैट इज द टर्शियरी लाइसोसोम. समझ में आ रहा है. जो डिस्ट्रॉय हो गया, ज्यादातर केस में अराउंड 99% केस में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इसको बाहर निकल दिया. डिस्ट्रॉय होने के बाद जो रेसिडुअल पार्ट है ना, उसको बाहर निकल देगा, एंड जो सेल मेम्ब्रेन लेके घुसा था, सेल मेम्ब्रेन वापस सेल को लौटा देगा, तो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा. समझ में आ रहा है. तो ज्यादा टर्शियरी लाइसोसोम हो रहा है मतलब सेल का स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा ना, सो इसीलिए टर्शियरी लाइसोसोम बहुत कम होता है. समझ में आ गया. ठीक है जब एक सेल का तो लाइफ स्पेन होता है, सर्टेन टाइम के बाद सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो गायब. हाँ. सो देर आर 4 काइंड्स ऑफ लाइसोसोम. तो फर्स्ट इज द प्राइमरी लाइसोसोम, जो बेसिकली इनेट फॉर्म में है, अभी भी कोई फूड पार्टिकल, कोई पैथोजन के साथ वो बाइंड नहीं किया है, दैट इज द प्राइमरी लाइसोसोम. समझ में आ गया. देन सेकेंडरी लाइसोसोम, कोई फूड पार्टिकल के साथ जब लाइसोसोम फ्यूज कर गया, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया अभी तक बट जस्ट फ्यूज किया है, दैट इज द सेकेंडरी लाइसोसोम. क्लियर हो गया. डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब फूड पार्टिकल को एंजाइम देके, दैट इज द टर्शियरी लाइसोसोम, सॉरी रेसिडुअल बॉडीज, एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, दैट इज द टर्शियरी लाइसोसोम. समझ में आ गया. तो आपको ऐसे पूछ सकता है सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम का डिफरेंस क्या है, एक सेंटेंस देके पूछ सकते हैं. ओके. तो एक बात समझ में आ गया कैसे लाइसोसोम भी इसमें इन्वॉल्व है. कभी कभी सेल जो स्टार्वेशन कंडीशन में हो, स्टार्व कंडीशन में हो, तब क्या होता है, ये जो लाइसोसोम फूड पार्टिकल ढूंढता है, क्योंकि बाहर से फूड नहीं आ रहा है. ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, इसके बगल में जाके सोचता है ज्यादा लाइसोसोम दे देंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, तो लाइसोसोम उधर ओपन हो जाता है.
देन सेल ऑटोलाइसिस में चला जाता है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो दैट इज व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज द सुइसाइडल वैग ऑफ सेल. समझ में आ रहा है? और एक मैंने बात बोला था, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. सो एक्सीडेंटल सेल डेथ जब होता है तब वो एक्सीडेंटल सेल डेथ इज, प्रोग्राम सेल डेथ इज एपोप्टोसिस. तो उसको क्लियरेंस करने के लिए भी लाइसोसोम हेल्प करे, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा करेगा तो क्या होगा, उसको इजीली क्लियरेंस हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बाद जो सेल का फेट होगा, लाइसोसोम तैयार ठीक करते हो. इसीलिए ये जो फैगोसाइटोसिस वाला पार्ट है ना, 2019 एक साइंटिस्ट को नोबेल मिला है. ये सिंपल ये जो मेथड डिस्कवर किया, क्या था, साइंटिस्ट बोल रहे क्या, महीने में एक दो दिन पूरा स्टारवेशन कंडीशन में रहना चाहिए ह्यूमन बॉडी को. क्वेश्चन इज क्यों? क्योंकि बॉडी में बहुत सारा ऐसे सेल तैयार हो जाता है जो हेवी टॉक्सिन मटेरियल स्टोर कर रखा है, राइट, और इंज्योर्ड है, ऐसे बहुत सारा सेल होता है. कैंसर सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है. तो जब स्टारवेशन कंडीशन में जाओगे ना, बॉडी वही वीक सेल को ढूंढेगा पहले, कौन सा पार्ट वीक सेल है, वो वीक सेल को पहले क्लियर करना स्टार्ट कर देगा. दैट इज ऑटो क्लियरेंस सिस्टम बॉडी में है. तो इसीलिए जो पुराना जो ठाकुमा है ना, ठाकुमा दादू दीदा, ये सब एकादशी ऐसा स्टारवेशन कंडीशन में रहता था, उसका लाइफ स्पेन ज्यादा है, क्योंकि तुम हर दिन खा रहे हो, सिस्टम ऑफ ही नहीं हो रहा है. तो सिस्टम जब ऑफ होता तब तो आपको क्या है, एक ऑटो रेगुलेशन मोड में आएगा ना. तो ये जो फैगोसाइटोसिस, ऑटो फैगोसाइटोसिस, आपका जो हार्म सेल है, जो टॉक्सिन कंटेनिंग सेल है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो तब बॉडी ठीक ठाक रिफ्रेश कंडीशन में आ जाती है. इसलिए महीने में एक दिन पूरा स्टार कंडीशन में रहना है, पानी पीना है इसे. देन क्या होगा, आपका जो नॉर्मल जो सेल वो ठीक ठाक रहेगा. जो आपका डिजीज कंडीशन में आ गया और कोई सेल ऐसे है वीक हो गया, और कुछ सेल में कुछ टॉक्सिन प्रोडक्ट स्टोर हो गया, ये सब सेल क्या होगा, क्लियरेंस स्टार्ट हो जाएगा. तो बॉडी का फ्रेश रिफ्रेश हो जाएगा. तो चाहिए महीने में एक दिन स्टारवेशन कंडीशन में रह जाए, प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स. इसके लिए नोबेल मिला है. दैट इज फैगोसाइटोसिस मेथड को और भी एक्सप्लेन किया था. ओके, तो ए क्लियर हो गया आपका, गोल्गी बॉडी, एंडोक्राइन रेटिकुलम एंड लाइसोसोम कैसे काम कर रहे हैं. एंड ये चारों मिला के, इधर वैक्यूल्स भी है, तो ये चारों मिला के दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इतना तो क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट आ जाएंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. व्हाई? क्लास 9 में ही हम लोग किए थे. व्हाई? श्रीजा सेन बोलो. व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? एटीपी जनरेट करे या सेल के बेसिक फंक्शंस यूज करा जन्य एटीपी जनरेट करे. ओके, तो इट जनरेट्स एटीपी. আর কিছু? एनीवन? देखो सेल में, नॉर्मल सेल में एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है, साइटोप्लाज्म में ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. बट बाकी जो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कहां से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से. सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. सो मैक्सिमम ना, आउट ऑफ 38 ओनली 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कहां पे होगा आपका? ग्लाइकोलाइसिस में, मतलब साइटोप्लाज्म में. सो माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा होगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा होगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से तैयार नहीं करता है, स्टोर भी कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए. सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन भी दे रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल. इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. सेमी ऑटोनोमस, सेमी मतलब हाफ, हाफ ऑटोनोमस, फुल ऑटोनोमस नहीं है. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हम लोग बोले थे, क्या थे? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में क्या था, ड्यूरिंग यूकैरियोट सेल जब फॉर्मेशन हो रहा था फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया इज काइंड ऑफ यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक सेल. ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुस चुका था, एंड
एक सिम्बायोटिक मोड में सर्वाइव कर रहा है। क्यों साइंटिस्ट ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसका कॉज है क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है लुक्स लाइक अ बैक्टीरिया, देख रहे हो ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, बैसिलस लाइक स्ट्रक्चर, ये सब नो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है आपका? क्रिस्टी। सिमिलर स्ट्रक्चर किसमें होगा? मेसोजोम। सेकंड क्या है आपका? इसमें जो क्रिस्टी है दैट रिलेटेड टू मेसोजोम। देखो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन में कॉपी कर, मतलब जो न्यू बैक्टीरिया प्रोडक्शन होता है असेक्सुअल मेथड इज बाइनरी फिशन, एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रोड्यूस थ्रू द बाइनरी फिशन। तो इसमें में क्या हो रहा है? बाइनरी फिशन। देखो बैक्टीरिया में क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी सर्कुलर डीएनए है, दैट इज क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम, एंड डीएनए इसके लिए सेम ही है। देखो बैक्टीरिया में क्या होता है? 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव 70s राइबोसोम। समझ में आ रहा है? सो ज्यादातर जो प्रॉपर्टी वो बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल्स है, इसीलिए साइंटिस्ट इसको बैक्टीरिया बोल रहे हैं। एंड विथ इन द यूकैरियोटिक सेल वो सिम्बायोटिक मोड में है। A scientist is an expert who conducts scientific गूगल भाई सुन लो। ओके, तो देखो, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस। व्हाई सेमी ऑटोनोमस? बिकॉज इट हैज ओन राइबोसोम, ओन सर्कुलेटरी, आपका माने सर्कुलर डीएनए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी है, डीएनए सिंथेसिस मशीनरी भी है, एटीपी जनरेशन कर रहा है, बट दे डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ सेल फॉर देयर फंक्शंस। क्रेब्स साइकिल में आने के लिए क्या चाहिए? साइट्रिक एसिड चाहिए। तो साइट्रिक एसिड कहाँ तैयार हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। सो विदाउट साइट्रिक एसिड क्रेब साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा, तो एटीपी जनरेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एंजाइम, ये जो क्रेब साइकिल के अंदर जो एंजाइम सब चाहिए, तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? सेल के बाहर। सेल के बाहर ही होगा ना एंजाइम प्रोडक्शन, क्योंकि एंजाइम इज अ प्रोटीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। सो दे पार्टली डिपेंड ऑन other parts of the cell organelle, right? So that is why they are known as semi-autonomous. Full autonomous नहीं है, half autonomous. That is why they are known as the semi-autonomous cell organelle. ऐसे और एक सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी सेम सर्कुलर डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में भी सेम आपका 70s राइबोसोम है, राइट? क्लोरोप्लास्ट और एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कैप्चर द लाइट एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में, थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो फूड प्रोडक्शन थ्रू क्लोरोप्लास्ट हो रहा है। सो क्लोरोप्लास्ट द मेजर कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेजर रोल प्ले कर रहा है, एटीपी जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में विदाउट एनी हैजर्ड वो स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा रीजनिंग भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। सो क्यों सेमी ऑटोनोमस है? इसका खुद का राइबोसोम है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, खुद का डीएनए है, दैट इज उसका रेप्लिकेशन मशीनरी भी है उसके अंदर, राइट? एंड एटीपी सिंथेसिस भी कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के लिए भी सेम ही है, एंड इसके साथ फूड प्रोडक्शन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी जनरेशन नहीं हो रहा है, बट फूड प्रोडक्शन हो रहा है, but they partly depend on other part of the cell organelles. That is why they are known as the semi-autonomous cell organelle. Clear? चलो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर देख, singular form is the mitochondrion, unless specifically stained are not easily visible under microscopes. So stain करके हम लोग इसको visibility आया था। So माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? हम लोग बोले थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो चाहिए, बट कौन सा? सेम और टेम?
सेम कितना लोग बोल रहे हैं? सेम कितना लोग? सिर्फ एक। और टेम 2। और बाकी लोग जो आवाज कर रहा था कहाँ है? ये बोल, नथ कलच बोल। सेम और टेम। Scanning electron microscope is for the outer morphology of cell. एंड सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेली देखना है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। टेम, टेम ज्यादा पावरफुल है। तो टेम रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेम रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल। एक आपको न्यूरॉन देखना है तो आपको क्या चाहिए? सेम चाहिए। एक आरबीसी का स्ट्रक्चर देखना है, क्या चाहिए आपका? सेम चाहिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। बट विद इन द सेल, जो सेल ऑर्गेनेली है उसको देखने के लिए, उसका जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया per cell is variable depending upon the physiological activity. जैसे एक स्पर्म, स्पर्म में जो मीट पीस होता है, स्पर्म जो सिंगल सेल, तो उसमें जो मीट पीस होगा उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पर्म में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है देन द ओवम। कि ओवम मोटिलिटी नहीं है, ओवम सो मोटिलिटी नहीं है, मतलब उसका एनर्जी कितना चाहिए? कम चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया नंबर वेरी होता है सेल टू सेल, राइट। In terms of shape and size, the considerable degree of variability no observed. Shape and size भी थोड़ा change होता है। So typically the sausage shaped और cylindrical have diameter कितना है? 0.2 to 1 micron, average 0.5 micron, and length is 1 to 4.1 micron. ये length and diameter याद रखना होगा आपको, ठीक है। So each mitochondria is a double membranous structure. इसमें कितना स्ट्रक्चर है? 2 मेम्ब्रेन है ना, डायग्राम में जाते हैं। चलो देख रहे हो, this is the outer membrane, this one is the inner membrane. So each mitochondria have 2 membranes. आउटलाइन डायग्राम कर देते हैं। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, स्लीपर शेप और सॉसेज शेप। दीदी चोटी है तो फॉसिल है। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या है? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। देखो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आ गया आपका। ये जो स्पेस है ये क्या है आपका? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, एंड इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? ये होगा आपका मैट्रिक्स। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल नंबर ऑफ चेंबर कितना हो गया आपका? 2। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। सो 2 चेंबर है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो होगा दैट इज द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट होगा दैट इज द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा आपका? सर्कुलर डीएनए, यस और नो? इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, दैट इज एम्प्टी क्रोमोसोम। और माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या होगा आपका? राइबोसोम होगा, 70S राइबोसोम। सो आपका बॉडी में 2 टाइप ऑफ राइबोसोम है, बोथ 70S और 80S। इतना दिन हम लोग क्या बोलते थे? यूकेरियोट में सिर्फ 80S है, नहीं। सेल हैव 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, यूकेरियोट सेल्स हैव 2 टाइप ऑफ राइबोसोम, बट साइटोप्लाज्म में क्या होगा आपका? 80S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? 70S राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होगा 70S राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में होगा 80S राइबोसोम। ओके, एंड ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग होके फिंगर लाइक प्रोडक्शन कर रहा है दैट इज द क्रिस्टी। अच्छा, क्रिस्टी क्यों जरूरत है?
Increase the surface area. Not only increase the surface area. MT for mitochondrial chromosome. हाँ हाँ, that increase surface area and इसमें एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो एक डायग्राम कर रहे हैं. ये आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन. ये वाला पार्ट क्या है? इनर मेम्ब्रेन. ये जो पार्ट है ये हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन. एंड ये आपका क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर में एक कंपोनेंट है, एक चैनल है. दिस इज नोन एज द F0 चैनल. दिस इज नोन एज F0. एंड दिस F0 एक ऐसे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड कर, दैट इज F1. सो F1 कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन की बाहर. एंड दैट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. एक किस साइड होगा? मैट्रिक्स की तरफ ओपन हो रहा है. मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, डॉटेड स्ट्रक्चर देखो बाहर आ रहा है ना, ये डॉटेड स्ट्रक्चर है आपका F1. एंड F0 किसके अंदर है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. सो F0 इज अ चैनल थ्रू इज H+ आयन पास कर रहा है. ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेंगे, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसमें हम लोग देखेंगे F0 से ही आपका H+ आयन निकल रहा है. सो इधर से ही H+ आयन पास होता था. दिस H+ आयन को रिप्लेस करके इधर एक एंजाइम है, नाम क्या है? ATP सिंथेज. सो ATP सिंथेज प्रोड्यूस ATP, राइट? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन होने के बाद ATP जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज. सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है F1 एंड F0 पार्टिकल, totally known as the oxysome, and F stand for Fernandez 0 and Fernandez 1 particle. Okay, तो इनर मेम्ब्रेन में जो होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन, दैट इज आपका F0. एंड पेरिफेरल जो प्रोटीन है इसके साथ अटैच्ड है, दैट इज द F1, राइट? सो ATP सिंथेज कहाँ रहता है? F0. बेसिकली F1 जो पार्ट है उसमें ATP सिंथेज बोल के एक एंजाइम होता है. ATP सिंथेज helps in production of ADP to ATP. ADP that is adenosine diphosphate and inorganic phosphate join होने के बाद adenosine triphosphate फॉर्म कर रहा है. ये थोड़ा डायग्राम कर लिया ना, क्योंकि F0 F1 का जो पोजीशन है आपको याद रहना चाहिए. F0 कहाँ है? within the membrane. F1 कहाँ है? outside the membrane but facing towards the matrix. एंड ये जो F1 F0 पार्टिकल है ये इनर मेम्ब्रेन में ही है. इनर मेम्ब्रेन क्योंकि क्रिस्टी इज द पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो क्रिस्टी है ये तो इनर मेम्ब्रेन का ही फोल्डिंग पार्ट है ना. एंड F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल बेसिकली क्रिस्टी के ऊपर ही रहेगा. इधर कोई स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है. स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा? सिर्फ क्रिस्टी के ऊपर में ही होगा. हो गया? चलो देखो. सो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. एक बाहर वाला मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन. डिवाइडिंग द लुमेन डिस्टिंक्टली इन टू एक्वस कंपार्टमेंट. दो एक्वस कंपार्टमेंट है, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. आउटर कंपार्टमेंट मतलब इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर कंपार्टमेंट मतलब मैट्रिक्स. ओके, सो द इनर कंपार्टमेंट is filled with the dense homogeneous substance that is called matrix. So inner compartment of matrix, and the outer membrane forms a continuous limiting boundary of the organelle. बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा बाहर से एक लिमिटिंग बैरियर दे रहा है.
जैसे पूरा सेल ऑर्गेनेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। The inner membrane forms the number of infoldings, that is Christie. So inner membrane finger like projection हो रहा है, number of, that is the Christie. Towards the matrix, ये किसके facing होगा, matrix के अंदर होगा. So the Christie increase the surface area and two membranes have their own specific enzyme. मतलब outer membrane भी enzyme है, inner membrane में भी enzyme है, क्योंकि inner membrane में जो enzyme है basically helps in the ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला जो सब एंजाइम है किसके अंदर होगा, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम है, जैसे साइट्रिक एसिड बाहर प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में अंदर आने के लिए भी एंजाइम चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए, इसीलिए बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों साइड में आपका एंजाइम होगा। Here's what I found. Okay, so mitochondria are the site for aerobic respiration. Why? Because oxygen mediated process इधर होगा। Glycolysis is the anaerobic process, क्योंकि glycolysis में कोई ऑक्सीजन नहीं लगता, इसीलिए glycolysis is the anaerobic process। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आ जाएगा साइट्रिक एसिड, उसके बाद पूरा ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज एरोबिक रेस्पिरेशन इधर हो रहा है, ठीक है। So they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse and also store within it. And the matrix also possesses single circular DNA molecule, few RNA molecules are there, क्योंकि DNA है मतलब RNA production होगा, and ribosomes are there, 70s ribosome, so protein synthesis भी होगा, and the components required for the synthesis of proteins, and mitochondria divide by the fissions, that is the binary fission हो रहा है। तो ये सब जो चीज लास्ट 3 लाइन में है, that provide the semi-autonomous properties, semi-autonomous property। समझ में आ गया? so that is the mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जिस्ट कर लेंगे तो हम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जिस्ट करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डायग्राम करके पॉइंट करके लिखना है, लिख के पढ़ो, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसको पॉइंट करके लिख के पढ़ो। सो दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक कंपार्टमेंट है, दैट इज द इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर और एक कंपार्टमेंट है, दैट इज द मैट्रिक्स filled with dense homogeneous structure। एंड इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग हो रहा है, दैट इज क्रिस्टी। सो क्रिस्टी इंक्रीज द सर्फेस एरिया, जिसके अंदर आपको ज्यादातर जो एंजाइम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो क्रिस्टी के अंदर होगा। बोथ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हैव ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, राइट, फॉर द फंक्शंस। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ज्यादातर क्या होता है, एटीपी, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, it has own circular DNA, few RNA, ribosomes, and produce the energy, but they partly depend on other part of the cell organelles, that is why they are also known as the semi autonomous cell organelles। यही छोटा छोटा पॉइंट है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिड्स। सृजा, तुम्हारा बॉडी में कितना प्लास्टिड है, कितना टाइप ऑफ प्लास्टिड है, तुमको पूछ रहा हूँ ना, सृजा सॉरी अनुष्का, তোর বডিতে 3 ধরনের প্লাস্টিড আছে, Sorry, আমার বাড়িতে কেন থাকবে? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपका बॉडी में कितना टाइप ऑफ प्लास्टिड है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, श्योर, क्या बोल रहे हैं? अनुष्का दत्त, पंडित तो बोल रहा है उसका बॉडी में कोई प्लास्टिक नहीं है, खड़ा हो जाओ। बॉडी में कितना टाइप ऑफ प्लास्टिड है तुम्हारा? 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्या क्या है? फैट स्टोर करने के लिए एक प्लास्टिड है, और बुद्धि स्टोर करने के लिए कोई प्लास्टिड है। सो एनिमल, इसमें कोई प्लास्टिड नहीं होता है,
ठीक है, सिर्फ दत्त के बॉडी में होता है 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। और नीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धूप में खड़ा हो जाओ और ये बूम बूम बूम, वो जो क्रिस वाला केस था ऐसे हो जाएगा। धूप मिलेगा तो पावर आ जाएगा। ओके चलो, सो प्लास्टिड is a specific cell organelle for plants, not only plants, some other bacteria have also plastids, right? कौन सा बैक्टीरिया, उसमें भी प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वो क्लोरोफिल पिगमेंट है, राइट? अच्छा देखो, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, ऑलवेज फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक नहीं होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा ऐसे बात नहीं है। एनाक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी होता है, बैक्टीरिया में दिखा जाता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ज्यादातर केस में ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होता है, तो दैट इज व्हाई एनाक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बट प्लांट में जो होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जब तक ये लोग आ गया था, देन द रिड्यूस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा था। उससे पहले भी फोटोसिंथेसिस हुआ था, बट कोई ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो रहा। चलो, so plastid, so based on the types of pigmentation, plastid can be differentiated into the chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast, chloro means colorful, যাই হোক জানিস তার মানে একটা। So chromo means color, so chloroplast is the green color plastid and chromoplast is the colorful plastid other than green। green छोड़ के जो जो कलर है जैसे xanthophyll, कैरोटीन, ये सब ग्रुप ऑफ कैरोटिनॉइड्स। सो एक साथ हम लोग कैरोटिनॉइड्स बोलेंगे, बट दिस इज xanthophyll, कैरोटीन, ये सब पार्ट है। तो इसमें भी क्लोरोफिल है, मतलब एक प्लांट रेड कलर का लीफ है, हो सकता है रेड कलर का डिफरेंट, बहुत सारा अभी प्लांट है जिसका डिफरेंट डिफरेंट कलर, येलो कलर का लीफ है। मोहब्बतें देखा था ना, हीरोइन पीछे से आ रहा था, सब येलो कलर का लीफ था। तो वो जो लीफ है येलो कलर का, मतलब इसमें क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट भी लाइट कैप्चर कर सकता है, बट विदाउट क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो उसके बीच में क्लोरोफिल ए भी होता है, बट कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल ए कम है, इसीलिए डेंसिटी किसका ज्यादा दिख रहा है, क्रोमोप्लास्ट का, इसीलिए वही कलर आ रहा है। जैसे ग्रीन लीफ, ग्रीन क्यों है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। सो क्लोरोप्लास्ट का डेंसिटी ज्यादा है, क्लोरोफिल ए का डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए ग्रीन कलर है। बट जब ये धीरे 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 येलोइश होता है, मैच्योर हो जाने के बाद देखो लीफ शेडिंग से पहले लीफ गिर जाता है, उससे पहले येलोइश कलर हो जाता है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होने के बाद। तो मतलब क्या होता है, डिप उधर क्रोमोप्लास्ट डिपोजिशन होता है। एक फ्रूट जैसे मैंगो, यंग कंडीशन में पूरा क्या है, ग्रीन है, जब मैच्योर होता है धीरे 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 येलो और ऑरेंज कुछ भी कोई स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि रिप्लेस्ड होता है। सो क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट रिप्लेस हो सकता है पोजीशन में। पोटैटो देखो, कुछ कुछ पोटैटो ग्रीन कलर हो जाता है, पता है ना क्यों, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर में आ गया था, इसीलिए उधर क्लोरोप्लास्ट डिपोजिशन स्टार्ट हुआ था। क्योंकि पोटैटो में ज्यादातर क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इज फूड स्टोरेज पार्ट, बट एक्सपोज टू सनलाइट हो गया, तो इसीलिए धीरे 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 उधर क्या है, क्लोरोप्लास्ट डिपोजिशन हुआ था। इसीलिए कुछ कुछ पोटैटो देखना ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि एक्सपोज हो गया। सो व्हाट इज पोटैटो, इज अ मॉडिफाइड स्टेम और रूट, स्टेम। तो चलो, सो क्लोरोप्लास्ट ये स्ट्रक्चर डिटेल्स में देखना होगा, बाकी एक क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट देख लेते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मींस कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन, ग्रीन छोड़ के जो जो कलर है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट मीन कलरलेस प्लास्टिड, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, बोल बोल, काके कलर देवे, लीफ को कलर देना है, तो क्या है लीफ को कलर देने में क्या होगा, एनीवन, हितेश खड़ा हो जाओ, बोलो।
क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ए प्रोवाइड कलर देता है, कलर प्रोवाइड कर रहा है, राइट? कहाँ, किसको कलर प्रोवाइड कर रहा है? राइट, वन ऑफ द करेक्ट आंसर। फ्लावर को पॉलिनेशन करने के लिए, अट्रैक्टेड करने के लिए क्या है, जो पेटल्स है, सो पेटल्स कलरफुल हो रहा है क्योंकि दैट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैंगो मैंने अभी तो बोला था, क्यों मैंगो कलर क्यों हो रहा है? सीड डिस्पर्सल, बैठ जाओ, ठीक बोला है, सीड डिस्पर्सल। जो मैंगो होता है, ज्यादातर जो फ्रूट होता है ना, यंग कंडीशन में क्या होगा, ग्रीन कलर हो जाता है, बट जब मैच्योर हो जाता है तो उसका कलर चेंज, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन करने के लिए एनिमल को, हम लोगों को नहीं है, वाइल्ड एनिमल को अट्रैक्शन करने के लिए कलर चेंज होता है। तो वाइल्ड एनिमल आ गया, उसको खाएगा, तो खाएगा मतलब थ्रू स्टूल ए डिफरेंट एरिया में डिस्पर्स होकर चला जाएगा। सीड डाइजेस्ट कोई नहीं कर सकता है, हम लोग भी नहीं कर सकते। सीड, एनी काइंड ऑफ सीड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम लोग क्रश कर देते हैं क्योंकि वी हैव टीथ, बट एक बार्ड्स, इसके पास तो टीथ नहीं है, वो इसीलिए डायरेक्टली इसको निगल जाता है, फिर थ्रू स्टूल यही सीड डिफरेंट एरिया में गिर जाता है। सो आफ्टर सुइटेबल टेम्परेचर, वाटर जब मिल जाएगा उसमें जर्मिनेशन होकर नया नया पेड़ आ जाएगा। सो सीड डिस्पर्सल वाज द मेन फंक्शंस, माने मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। सो सीड डिस्पर्सल नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता, एक ही जगह में प्लांट फॉर्मेशन माने तैयार होता, तो क्या होगा, कंपटीशन, जो नीचे वाला जो प्लांट होगा नहीं होगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, कंपटीशन के लिए ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए प्लांट चाहता है उसका जो नेक्स्ट जनरेशन उससे दूर हो, इसीलिए सीड डिस्पर्सन जरूरी है। तो कोई क्रोमोप्लास्ट उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। सो देखो, क्लोरोप्लास्ट contains the chlorophyll and carotenoids pigment responsible for trapping the light energy essential for photosynthesis. So photosynthesis में क्या होता है, लाइट एनर्जी ट्रैप होने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो इन क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoids pigment like कैरोटीन। अच्छा, इधर से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा पिगमेंट फैट soluble है, कौन सा पिगमेंट आपका वाटर soluble है? जैसे क्लोरोफिल क्या होगा, वाटर soluble, कैरोटीनॉइड्स फैट soluble, xanthophyll and other are present. So this gives the part the plant yellow, orange or red color. कलर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर पॉलिनेशन, फॉर सीड डिस्पर्सल। क्लियर? एंड द ल्यूकोप्लास्ट, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज द ल्यूकोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, इज द कलरलेस प्लास्टिड, द वेरी शेप एंड साइज। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। सो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा, पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, व्हीट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। तो दिस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट दैट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, जैसे नट्स, मस्टर्ड, ये सब में क्या होता है, ऑयल एंड फैट स्टोर होता है। सो दैट इज व्हाई दिस ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज द इलायोप्लास्ट। टेबुलर फॉर्म में इधर से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड एक साइड में दे देगा आपको, एक साइड में टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। सो इलायोप्लास्ट मतलब ऑयल एंड फैट स्टोर कर रहा है, एमाइलोप्लास्ट मतलब, एल्यूरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन, जैसे पल्सेस, बहुत सारा डाल होता है ना, पी ग्राम बहुत सारा डाल होता है पल्सेस, तो इसमें क्या होता है, स्टोर क्या होता है, प्रोटीन्स, that is aleuroplast. So three types of leucoplast are there, aleuroplast, elioplast and amyloplast, ये याद रखना होगा। Then this is the important structure, the chloroplast। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला डायग्राम।
तो इसमें देखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी कितना मेम्ब्रेन होगा? दो मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो दो मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन एंड दैट वाज आउटर मेम्ब्रेन। एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक पूरा कैविटी है, फाका एरिया है। तो द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज स्ट्रोमा। एंड ये जो फ्लोर है, सपोज दिस इज द इनर एरिया। ओके, सो इनर एरिया में ये जो ग्राउंड फ्लोर है, द फ्लोर एरिया, दिस इज द स्ट्रोमा। एंड इसमें बहुत सारा बेंच है। तो बेंच, एक सिंगल बेंच इज नोन एज थाइलाकॉइड। मतलब इधर सिंगल, एक कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड। सिंगल कॉइन, एक कॉइन, दिस इज नोन एज अ थाइलाकॉइड। ऐसे स्टैक ऑफ कॉइन, बहुत सारा कॉइन एक साथ जब अटैच हो जाएगा, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा ना, की बोल, ग्राना। And the ground surface is stroma. So stack of thylakoid is known as the grana. ऐसे बहुत सारा thylakoid एक साथ, that is known as grana. ग्राना में क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट फेज। जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें दो फेज होता है, वन इज लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट फेज, एंड इज द लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क फेज। सो स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क फेज होता है, और बेसिकली लाइट इंडिपेंडेंट फेज। एंड ग्राना में क्या होता है? लाइट फेज और लाइट डिपेंडेंट फेज। एंड दो ग्राना में देखो, एक ग्राना दूसरा ग्राना के साथ कनेक्टेड है ना, सो दैट इज लैमेली। दैट इज लैमेली। एंड ये लैमेली बेसिकली किस में है? स्ट्रोमा में है। सो अनदर नेम इज स्ट्रोमा लैमेली। तो क्या बोल रहा है? इधर से नीट में क्वेश्चन आया था 2025 में, क्या आया था देखो, मेजोरिटी ऑफ chloroplast of green plants are found in mesophyll cells of the leaves. मेसोफिल सेल्स इज मेसोफिल सेल्स, एंड जब बहुत सारा सेल मिला के होगा मेसोफिल टिश्यू हो जाएगा, राइट? सो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है आपका? एक क्लोरोप्लास्ट होता है। दीज आर लेन शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल, इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे स्पाइरोगायरा। डायग्राम देखे हो कभी? क्योंकि स्पाइरोगायरा में क्या होता है देखो, ऐसे एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्पाइरली रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो इट में भी रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है और discoidal shaped or spherical shaped. Okay. So the number is varies from the one per cell, that is Chlamydomonas में single, but green algae में कितना है? 20 to 40 per cells. So according to rate of food production, ये नंबर भी वेरी कर सकता है। सो डिफरेंट सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी हो सकता है। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इधर से क्वेश्चन आया था, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? दो मेम्ब्रेन होगा। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। यही क्वेश्चन था। ऑफ द टू मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, मतलब इनर जो लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया में इज मोर परमेबल। समझ में आ रहा है? इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, परमेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लेस परमेबल। इधर से ही क्वेश्चन आया था 2025 में, ये लाइन से ही क्वेश्चन था, ये दोनों लाइन मिला के क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट था। समझ में आ गया? इसको अच्छा करके याद रखना।
So the space limited by the inner membrane of chloroplast is called stroma. तो inner membrane जो limit मतलब जो barrier provide कर रहा है किसको, stroma को. So what is stroma? Stroma is the ground surface of chloroplast, right? Ground surface inside the inner membrane of chloroplast, that is the stroma. A number of organized flattened membranous sac-like structure that is called thylakoids so are present in the stroma. So stroma के अंदर क्या है, ऐसे sac like thylakoid present है, and thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins, that is called grana. So lot of thylakoid मिला के एक structure होगा stack, so that is known as a grana. और intergranal thylakoids और intergranal thylakoids, क्यों? Different thylakoids है, different thylakoids है, so that is the intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules that is called stroma lamellae that connecting the thylakoids. So दो thylakoids को connect कर रहा है क्या, एक lamellae, stroma lamellae और different grana. The membrane of thylakoids enclose the space that is called lumen. Thylakoids के अंदर एक ये है thylakoids. अच्छा, thylakoids also double membranous ऐसे. ये जो thylakoids है इसके अंदर क्या है, lumen, राइट? थाइलाकोइड्स के अंदर जो सैक है दैट इज द लूमेन. थाइलाकोइड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थाइलाकोइड्स के अंदर वो केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस याद है फोटोसिंथेसिस में, वो देखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. इसमें क्या होता है ना, PS1 PS2 सिस्टम होता है ना. हाँ, तो यही थाइलाकोइड इसके अंदर में लूमेन होता है, इसीलिए इधर नोट किया है. So the stroma of chloroplast contains the enzymes that required for the synthesis of carbohydrate and proteins. एंजाइम का नाम क्या है, रूबिस्को. तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, रूबिस्को. रूबिस्को is the abundant enzyme और abundant proteins in the biosphere. बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन है, रूबिस्को. क्योंकि रूबिस्को इज द एंजाइम. इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कैन कंजर्व कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन. सो जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करेगा. इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तब C2 साइकिल ऑटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रूबिस्को ऑक्सीजन को भी ट्रैप कर सकता है, फिक्स कर सकता है. सो इट ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA. माइटोकॉन्ड्रिया में था, and ribosomes. So ribosomes is 70s type. So chlorophyll pigments are present in the thylakoids, and the ribosomes and chloroplasts are smaller, that is 70s, than the cytoplasmic. So इसमें राइबोसोम भी है, इसमें सर्कुलर DNA भी है, and they can produce the food, light energy converted into the chemical energy. That is why they are known as semi-autonomous. Why? Because they partly depend on other part of the cell. That is why semi-autonomous. So chloroplast and mitochondria are also known as the semi-autonomous cell organelle. समझ में आ गया? तो इधर से क्वेश्चन आ सकता है क्या, जो क्वेश्चन दिया था PIQ में वो इंपॉर्टेंट है. सो दो मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में ही, बट इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया में मोर परमिएबल है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट मतलब जो प्रिकर्सर साइट्रिक एसिड वो इजीली आ सकता है, क्योंकि परमिएबिलिटी ज्यादा है. समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज थैलाकोइड्स? द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द स्ट्रोमा के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द थाइलाकोइड्स. सो लॉट ऑफ थाइलाकोइड मिला के क्या होगा आपका, ग्राना होगा. दो ग्राना कनेक्ट हो रहा है किसमें, स्ट्रोमा लैमेली, तो दैट इज द लूमिनल स्ट्रक्चर. सो ग्राना जो थाइलाकोइड के बीच में जो एरिया होगा लूमेन. ठीक है. सो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा छोटा छोटा. इसमें डबल सर्कुलर DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सर्कुलर DNA. इसमें 70s राइबोसोम होगा. स्ट्रोमा, स्ट्रोमा
एंड रूबिस्को भी याद रखना होगा, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द बायोस्फीयर। अच्छा, एनिमल वर्ल्ड में जो अबंडेंट एंजाइम इज कोलाज है, क्योंकि एनिमल में तो रूबिस्को नहीं मिल रहा है, बट कोलाजन इज द अबंडेंट एंजाइम फॉर एनिमल वर्ल्ड। क्लियर हो गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर टीएन। लैम्डा इज अ वायरस। Okay, so next is the ribosome. Ribosome is a granular structure first observed under electron microscope as a dense particle by Faraday. So that is why ribosome also known as Faraday particle. Ribosome नहीं बोल के Faraday particle भी बोल सकते हैं, सेम चीज है, right? And they are composed of ribonucleic acid RNA. Ribosome के अंदर क्या होता है? RNA as well as proteins. एक बार क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन राइबोसोम कितना है? कितना है राजश्री? 80। ये 12 में जो पार्ट है ना आपका ट्रांसलेशन, उसमें लिखा है नंबर ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोम कितना है? 80। इधर नहीं लिखा है। दो देखो 11 12 का 2 चैप्टर मार्च करके क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है? तो इसमें क्या है? 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, 80 टाइप्स। एंड राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम ऐसे दो सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। सो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली इज राइबोसोम एज वेल एज द सेंट्रोसोम, राइट? ये दोनों याद रखना होगा आपको। देयर इज नो मेम्ब्रेन। अच्छा, इन यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 8Ts while prokaryotic ribosome is 70S. Each ribosome has 2 subunit. In case of 8Ts में क्या होगा? Large unit 60, small unit 40. In case of prokaryote 70S में large unit is 50, 50 30 60 40 याद रखना है। 50 30 मिला के 70, 60 40 मिला के 80. So the two subunits, that is 80S ribosome, 60S 40S, while the 70S ribosomes are 50 30. A stand for Wedberg unit, S silent है, Wedberg units और sedimentation coefficient basically वो निकल गया। So it is indirectly measure the density and size both 70S and 80S ribosome. तो इससे आपको पूछा जाएगा यूकैरियोटिक राइबोसोम ज्यादा बड़ा है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? बोलो। यूकैरियोटिक, क्योंकि 80S सेडिमेंट होने के लिए ज्यादा यूनिट टाइम लग रहा है। तो सेडिमेंट होने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब साइज थोड़ा बड़ा है। तो 80S राइबोसोम इज थोड़ा लार्जर देन द 70S राइबोसोम। नेक्स्ट इज द साइटोस्केलेटन। देखो स्केलेटन जैसे एंडोस्केलेटन, हम लोग का बॉडी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। एंडोस्केलेटन क्या है? बोन एंड कार्टिलेज, लाइक सो ऐसे न्यूरॉन एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इसका भी एक स्ट्रक्चर है। ऐसे आरबीसी एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर है। एक मैक्रोफाज इरेगुलर स्ट्रक्चर है। तो मतलब डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, तो स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? देयर इज सम स्केलेटन। स्केलेटन नहीं होता, सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही होता था, राइट? बट सम स्केलेटन इज देयर। दिस स्केलेटन इज नोन एज साइटोस्केलेटन। सेल्स का स्केलेटन मतलब साइटोस्केलेटन। समझ में आ रहा है? तो इसमें 3 कंपोनेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें क्या क्या है देखो, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों मिला के साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है। And that present in the cytoplasm collectively referred as a cytoskeleton, that provides the skeleton structure. And the cytoskeleton in a cell involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance the shape of the cell. देखो सेल का शेप प्रोवाइड कर रहा है। मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब आपका फ्लैजेला, आपका सीलिया, ये सब जो स्ट्रक्चर है। 9+2 अरेंजमेंट इसके बाद देखेंगे।
सो माइक्रोट्यूब्यूल है, तो उसमें भी आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। सपोर्ट मतलब एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेन दे रहा है, क्योंकि साइटोस्केलेटन है इसीलिए उसका शेप बाहर से प्रेस करेंगे तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है साइटोस्केलेटन, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। मोटिलिटी, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ये सब फंक्शन है। सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेल डिवीजन से इसके रिलेशन है, नोट कर लो। सेल डिवीजन इसमें रोल प्ले कर रहा है साइटोस्केलेटन। चलो देखो, cilia and flagella, the internal structure for cilia and flagella is same, right? That is 9+2 arrangement। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9+2 arrangement, but morphological difference is there। cilia smaller in size, flagella larger in size। एक सेल में cilia क्या हो सकता है, न्यूमरस, मतलब टिश्यू जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, पता है? इंटेस्टाइन में सिलिएटेड नहीं होता है, इंटेस्टाइन में सिर्फ होता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, फेलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया, ये सब में क्या होता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो सिलिया होता है स्ट्रक्चर कितना छोटा होगा एंड न्यूमरस, बहुत सारा होगा, गिन नहीं पाओगे, बहुत सारा नंबर होगा। बट फ्लैजेला 1 2 3 मैक्सिमम 3 4 ऐसे होगा, ज्यादा नहीं होता है। एंड फ्लैजेला क्या है, जैसे स्पर्म में फ्लैजेला होता है। सो फ्लैजेला एंड सिलिया इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम, माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट इज सेम। अच्छा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला भी हम लोग देखे थे एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला, बट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अच्छा, फ्लैजेला जहां से ओरिजिनेट कर रहा है दैट इज द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, एंड आपका फिलामेंट में जो ओरिजिन होगा, माने मतलब जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट। फिलामेंट में 9+2 अरेंजमेंट है, बट बेसल बॉडी में 9+0। बेसल बॉडी जहां से फ्लैजेला ओरिजिनेट कर रहे हैं दैट इज 9+0 अरेंजमेंट, बट फिलामेंट इसमें क्या होगा आपका 9+2 अरेंजमेंट। तो ये देखो, एक स्ट्रक्चर है 9+2, क्यों, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हो, टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल, but the microtubule is doublet, one is complete microtubule, another is the incomplete microtubule, okay? So doublet form, so 9 peripheral microtubules are there and center में क्या होगा, 2 complete microtubule is there, so that is why the arrangement is 9+2 arrangement। अच्छा, और क्या क्या चीज है, देखो, दो माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड हो रहा है, देखो एक ब्रिज, इसका नाम क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज और नेक्सिन ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज और नेक्सिन ब्रिज, नेक्सिन इज अ प्रोटीन। अच्छा, ये जो ब्रिज है मतलब इंटर डबलेट ब्रिज और नेक्सिन ब्रिज, इससे बाहर साइड में देखो 3 ऐसे स्ट्रक्चर है ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर, so that is outer dynein arm and inner, देखो 2 है, that is inner dynein arm। so dynein arm बोल के, dynein is a protein, जैसे नेक्सिन वन ऑफ द प्रोटीन, ऐसे dynein is another protein। so outside में क्या होता है, आउटर डायनिन आर्म, आउटसाइड मतलब वो जो पेरिफेरल जो प्रोटीन, इसके बीच में जो ब्रिज है दैट इज इंटर डबलेट ब्रिज और नेक्सिन ब्रिज, इसके बाहर साइड में क्या होगा आपका, आउटर डायनिन आर्म, इनर साइड में क्या होगा, इनर डायनिन आर्म। अच्छा, डायनिन निन एन। अच्छा देखो, एक क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो कॉम्प्लीट ट्यूब्यूल है ना,
एक प्रोटीन देखिए कनेक्टेड होता है, जैसे ऐसे कनेक्शन होता है, दैट इज एंकर प्रोटीन। समझ में आ रहा है? मतलब जब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन कनेक्टेड बाय एंकर प्रोटीन, क्वेश्चन आ सकता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सिलिया और फ्लैजेला कनेक्टेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होगा? एंकर प्रोटीन। समझ में आ रहा है? टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय इंटरडबलेट ब्रिज और नेक्सिन ब्रिज। नेक्सिन ब्रिज के बाहर साइड मतलब टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, आउटर डाइनिंग आर्म, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, इनर डाइनिंग आर्म। क्लियर? अच्छा, एक रेड कलर का स्ट्रक्चर देखो, दैट इज सेंट्रल शीथ, देख रहे हो ना? तो सेंट्रल शीथ किस में होगा? जो इनर टू माइक्रोट्यूब्यूल है, ए वाला एक, ए वाला एक, ये दोनों को कवर करके रखा है कौन? सेंट्रल शीथ। ए सेंट्रल शीथ के साथ एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट हो रहा है थ्रू रेडियल स्पोक। ये क्या है आपका? रेडियल स्पोक। मतलब नंबर ऑफ रेडियल स्पोक कितना होगा? 9, क्योंकि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितना है? 9। सो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट विद द सेंट्रल शीथ, मतलब सेंटर में जो दो है दैट इज कवर्ड बाय सेंट्रल शीथ, इसके साथ कनेक्टेड है रेडियल स्पोक। सो नंबर ऑफ रेडियल स्पोक कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा है? चलो, ये जो स्ट्रक्चर, अब सेल मेम्ब्रेन हटा दो, इमेजिन करो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी जो माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द एक्सोनिम। मतलब 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल सुपरफिशियली एक्सोनिम बोले। देखो इधर क्या लिखा है, देखो, सीलिया और सिंगुलर इज सीलियम, flagella singular is flagellum. The hair-like outgrowths of the cell membrane, cilia are small in structure, which works like oars, continuously ऐसे float मतलब beating करते हैं, causes the movement either cell or surrounding fluid, cell movement और surrounding fluid movement में help कर रहे हैं। Flagella are comparatively longer, responsible for the cell movement, जैसे sperm movement कर रहे हैं, so responsible for the cell movement and comparatively larger. And the prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally differ from the eukaryotic flagella. So हम लोग इधर जो देख रहे हैं सिलेबस में जो है आपका यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला नहीं। Electron microscopic studies of cilium and flagellum shows that they are covered with the plasma membrane and the core is called axoneme. So plasma membrane is the peripheral membrane or protection, and इसके बीच में जो होगा जो 9+2 arrangement है that is togetherly known as axoneme. That possesses number of microtubules running parallel to long axis. This axoneme usually has 9 doublets, radially arranged peripheral microtubules, 9 doublet microtubules peripherally arranged होगा, and a pair of centrally located microtubules. Centrally located, one pair microtubule, 2 microtubules are there. Such arrangement of axonemal microtubules is referred 9+2 arrangement. The central tubules are connected by the breeze, that is called enclosed by the central sheath. जो central दो microtubule था that is enclosed by the sheath, that is central sheath, who is connected to one tubules of each peripheral doublets by radial spoke. So 9 doublets मतलब right radial spoke हो गया आपका. Thus there are 9 radial spoke. So the peripheral doublets also known as also interconnected by linkers. पेरिफेरल डाबलेट जो है ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, मतलब इंटर डाबलेट जो ब्रिज है. सो बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल इसमें क्या होता है? 9+0 अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बेसल बॉडीज. मतलब बेसल बॉडी जहां से फ्लैजेला ओरिजिन कर रहा है that shows the 9+0 arrangement, but the filament that shows the 9+2 अरेंजमेंट. समझ में आ गया? तो ये जो 9+0 अरेंजमेंट, ये डायग्राम हम लोग करेंगे. बोलो एक सेकंड, कौन सा लाइन? पैरेलली, ये देखो, number of microtubules running parallel to the long axis, long.
मतलब ए है आपका फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वो है। ये तो सुपरफिशियल व्यू है, इसको क्रॉस सेक्शन कर देंगे तो ऊपर देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर, बट वो तो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग एक्सिस में जा रहा है ना। ऐसे 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, जैसे देखो सपोज ए 2 हो गया, तो ऐसे टोटल 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। सो ये तो लंबा लंबी। तो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो, दैट इज 9+0 एलिमेंट कार्टविल मॉडल। इसमें क्या है, ट्रिपलेट है, डबलेट नहीं होगा। इसमें क्या होगा आपका, ऐसे ट्रिपलेट करते रहो, 3 3 स्ट्रक्चर है। इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, जैसे आपका सीलिया में था ना, फ्लैजेला में था आउटर सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ वो डबलेट कनेक्ट हुआ था, एंकर प्रोटीन। इसमें ऐसे नहीं होगा। सपोज A B C, A B C, देखो C एंड A कनेक्ट हो रहा है। जो लिंकर प्रोटीन है दैट इज कनेक्टेड C and E, C and A। एंड इस कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल से ऐसे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट इज रेडियल स्पोक। इसमें भी होगा। ये हो गया आपका सेंट्रियल का स्ट्रक्चर 9+0। 0 क्यों, क्योंकि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसीलिए 9+0 अरेंजमेंट। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, that is radial spoke. So this portion is known as hub. इधर तो एंकर प्रोटीन नहीं होगा ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं है। 9+2 में तो एंकर प्रोटीन था ना, जो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ सेल मेम्ब्रेन कनेक्ट हुआ था। सो दैट इज द एंकर प्रोटीन था। इधर तो कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो इस डायग्राम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे सेल मेम्ब्रेन डाल दो तो गलत हो गया। सो दिस इज रॉन्ग। क्या, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, रेडियल स्पोक, हाफ। डायग्राम कंप्लीट सबका।
Centrosome is an organelle, usually contains two cylindrical structure called centrioles. So दो centrioles मिला के क्या होता है आपका centrosome. They are surrounded by the amorphous perpendicular materials, माने pericentriolar materials, जिसमें कोई cell membrane नहीं होता है. Both the centrioles and centrosome lies perpendicular to each other, which each has the organization like the cartwheel model. Cartwheel, গরুর গাড়ি চাকার মতো basically. Cartwheel, and they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Peripheral fibrils is a triplet in nature, and tubulin proteins are there. So each of the peripheral fibrils is a triplet, क्योंकि इसमें तीन, जैसे पहले डबलेट था, इसमें ट्रिपलेट. So the adjacent triplets are also linked. Adjacent triplet, that A and C are linked together, and the central part of the proximal region of centriole is also proteinaceous region called hub. So there is a proteinaceous region. ये जो बीच में एरिया है ना, इसमें एक proteinaceous region है. इसमें कोई microtubule is not there. There is no microtubule, but the proteinaceous area. This is known as the hub, HUB. Which connected the tubules with the peripheral body. अच्छा, triplets, that is radial spokes made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia. Cilia का जो flagella का जो basal body होता है, that forms by the centrioles, and the spindle fiber that give rise the spindle apparatus during the cell division. तो centriole से spindle fiber generate होता है. Centriole basal body formation में help कर रहा है. तो ये दो मेन फंक्शन है. तो सेंट्रियोल का दो मेन फंक्शन आ गया आपका, एक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड दूसरा क्या है, बेसल बॉडी फॉर्मेशन, जो बेसल बॉडी से आपका सीलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट होगा. ये हो गया आपका सेंट्रियोल. एक बार खुद देख लो.